हाय गाइस, आज पढ़ेंगे हम वर्णमाला पार्ट 2 जो शेष रह गई थी। बाकी वीडियो आज देखते हैं। एक क्वेश्चन बनता है हमारा कि हिंदी वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या है, या फिर क्वेश्चन बनता है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। सार्थक इकाई है तो इसका जो आंसर होता है वो आंसर होता है इसका वर्ण या ध्वनि। वर्ण या ध्वनि। वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है ध्वनि के लिखित रूप को ही क्या कहते हैं? वर्ण। किसको कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को। लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण। अब देखो, अगर ध्वनि भी ऑप्शन में ना हो और वर्ण भी ऑप्शन में ना हो तो ऑप्शन क्या रहेगा? देखो, इसका सीधा सा एक उपाय है। देखो, एक वाक्य याद रखना है। सबसे पहले आता है वाक्य, उसके बाद आता है उपवाक्य, उसके बाद आता है पदबंध, फिर आता है पद। इसी पद को क्या बोलते हैं हम? शब्द। इसी पद को क्या बोला जाता है? शब्द। उसके बाद आता है वर्ण, और इसी वर्ण को क्या बोला जाता है? ध्वनि। मैंने अभी आपको बताया है ध्वनि के लिखित रूप को ही क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। तो देखो, ऑप्शन में क्या रहेगा? ऑप्शन में ध्वनि या वर्ण एक साथ नहीं दिए होते हैं। ऑप्शन में या तो वर्ण होगा या फिर ध्वनि होगा। तो ऑप्शन में क्या होता है? या तो वर्ण होगा या ध्वनि होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में हमारे सुपरडेट में पता कर लिया जाता है कि वर्ण और ध्वनि से भी छोटी जो ध्वनि होती है वो कौन सी होती है, तो इसके बाद भी एक और ध्वनि होती है जिसको क्या बोला जाता है? स्वनिम। स्वनिम ध्वनि। क्या बोला जाता है? स्वनिम ध्वनि। अगर वर्ण और ध्वनि से भी कोई छोटी इकाई है, अगर ऑप्शन में स्वनिम ध्वनि है, तो हम सबसे पहले जो वरीयता देंगे वो किसको देंगे? स्वनिम ध्वनि को। किसको वरीयता देंगे? स्वनिम ध्वनि को। अगर सबसे पहले ऑप्शन में स्वनिम ध्वनि है तो स्वनिम ध्वनि को वरीयता देंगे। उसके बाद वर्ण या ध्वनि है तो वर्ण या ध्वनि को देंगे। पहले नंबर पर स्वनिम ध्वनि को। अगर स्वनिम ध्वनि नहीं है तो दूसरे नंबर पर वरीयता देंगे वर्ण या ध्वनि को। तीसरे नंबर पर वरीयता देंगे पद या शब्द को। फिर उसके बाद पद या शब्द भी नहीं है तो फिर वरीयता किसको देंगे? पदबंध को। पदबंध भी ऑप्शन में नहीं है तो किसको देंगे? उपवाक्य को। और उपवाक्य भी ऑप्शन में नहीं है तो किसको देंगे? किसको वरीयता देंगे? वाक्य को। ये थी हमारी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? स्वनिम ध्वनि। क्या होती है? स्वनिम ध्वनि। यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। क्या बनता है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? स्वनिम ध्वनि। देखो, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जब बोलना शुरू करता है, लगभग 7 महीने का होता है, तो वो बोलने की कोशिश करता है। पापा भी पूरा नहीं बोल सकता, मतलब पे भी पूरा नहीं बोल पाता है। बोलता है ना पे पे पे, ऐसा करके पापा तो बोलेगा कि वो पे 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 भी पूरा नहीं बोल पाता, तो उसको बोलते हैं हम ध्वनि। क्या बोलते हैं? स्वनिम ध्वनि। तो उस ध्वनि को नाम दिया गया है स्वनिम ध्वनि। आगे चलते हैं। आगे देखो, ये क्वेश्चन बन जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो क्या होती है? स्वनिम ध्वनि। स्वनिम ध्वनि ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? वर्ण या ध्वनि। देखो, एक क्वेश्चन और बनता है। एक क्वेश्चन बनता है अर्धस्वर होते हैं। अर्धस्वर होते हैं आपके। आंसर है इसका ये बे। अब अर्धस्वर क्या होते हैं? ना तो ये पूर्णतः स्वर होते हैं और ना ही ये पूर्णतः व्यंजन होते हैं। तो इनको स्वर और व्यंजनों के बीच में स्थान दिया गया है। तो स्वर और व्यंजनों के बीच में जब स्थान दिया गया है तो इसीलिए इनको क्या बोला गया है? अर्धस्वर। क्या बोला गया है? अर्धस्वर। उसके बाद
अब हम वर्गीकरण करेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण होता है कई प्रकार से। देखो मैं बताता हूं किस किस प्रकार से होता है स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण नंबर एक टाइप से, नंबर एक प्रकार से करते हैं मात्रा एवं उच्चारण काल के आधार पर। मात्रा एवं उच्चारण काल के आधार पर, मात्रा एवं उच्चारण काल के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण होता है वो होता है आपका 3 प्रकार से। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। देखो कौन कौन से प्रकार होते हैं, 1 2 3। सबसे पहले बात आती है ह्रस्व स्वर की। किसकी बात आती है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर बोल सकते हो या फिर लघु स्वर बोल सकते हो। अब ह्रस्व स्वर की डेफिनेशन क्या होती है? ह्रस्व स्वर की डेफिनेशन होती है जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। कम समय या फिर एक मात्रा का समय बोल सकते हैं, क्योंकि मात्रा एवं उच्चारण काल के आधार पर बात है। तो ह्रस्व स्वर की डेफिनेशन क्या होगी? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय यानी कि एक मात्रा का समय बोल सकते हैं, पलक झपकने तक का समय, तो उसको क्या बोलते हैं? बहुत कम समय। तो इसीलिए बोला जाता है ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। तो ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कौन से होते हैं? देखो कौन से होते हैं, ए ई उ। अब देखो ह्रस्व स्वर जब मैंने अभी कल पढ़ाए थे आपको तो उसमें बताया था रिरी भी, लेकिन रिरी को हमने मात्रा एवं उच्चारण काल के आधार पर स्वरों में नहीं माना, तो हमने इसीलिए इसमें स्वर रिरी को रखा ही नहीं है। किसको नहीं रखा गया है? रिरी को रखा ही नहीं गया है। उसके बाद बात आती है दीर्घ स्वर की। किसकी बात आती है? दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर की डेफिनेशन होती है जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से भी अधिक समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर होते हैं आपके आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये होते हैं आपके दीर्घ स्वर। देखो क्वेश्चन पता कर लिया जाता है कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है, और उसमें ये भी रखा हुआ मिलता है, जो कि बाय मिस्टेक बहुत से व्यक्ति गलत करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही ए और आई दीर्घ स्वर में आते हैं। उसके बाद बात आती है आपकी पिलुत स्वर की। किसकी बात आती है? पिलुत स्वर की। पिलुत स्वर होते हैं, पिलुत स्वर की डेफिनेशन होती है जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें या किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में पिलुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। नाटक के संवादों में या किसी को पुकारने में पिलुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो क्या होता है, जैसे कि लिखा होता है राम, और एग्जाम्पल होता है आपका ओम। ओम, तो ओम को ओम नहीं पढ़ा जाता, ओम को पढ़ा जाता है ओम। राम को यहाँ पे राम नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ पे क्या पढ़ा जाएगा? राम। ये था आपका स्वरों का वर्गीकरण मात्रा एवं उच्चारण काल के आधार पर। अगला आधार जो आता है वो देखते हैं क्या है। अगला आता है आपका जीभ के प्रयोग के आधार पर। दूसरा टाइप देखो, जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण होता है वो होता है कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। कौन कौन से? सबसे पहले बात आती है आपकी अग्र स्वर की। दूसरे नंबर पर बात आती है मध्य स्वर की। किसकी बात आती है? मध्य स्वर की। तीसरे नंबर पर बात आती है आपकी अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर की।
किसकी बात आती है? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जीभ का अग्रभाग सक्रिय होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जीभ का अग्रभाग सक्रिय होता है वह अग्रस्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अग्रस्वर। अग्रस्वर का एग्जाम्पल होता है आपका ई, बड़ी ई, ए, आई। कौन कौन से होते हैं? ई, बड़ी ई, ए, आई। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जीभ का अग्रभाग सक्रिय होता है उन्हें क्या कहते हैं? अग्रस्वर। उसके बाद बात आती है मध्य स्वर की। मध्य स्वर में डेफिनेशन वही रहेगी। मध्य स्वर की डेफिनेशन होती है जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जीभ का मध्य भाग सक्रिय होता है वह मध्य स्वर कहलाते हैं। और मध्य स्वर का जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है आपका? ए। देखो ये बहुत ज्यादा पता करा जाता है मध्य स्वर। मध्य स्वर होता है आपका ओनली ए, केवल ए। उसके बाद बात आती है पश्च स्वर की। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जीभ का पश्च भाग सक्रिय होता है। पश्च भाग बोल दो या फिर बोल सकते हो पिछला भाग। क्या बोल सकते हो? पिछला भाग। तो उसको कहते हैं हम, हमारी जीभ का पश्च भाग सक्रिय होता है तो उन्हें क्या कहते हैं हम? पश्च स्वर। अब देखो एग्जाम्पल में क्या क्या आएंगे। ए आ गया तो बचा क्या? आ। छोटी ई आ गया, बड़ी ई आ गया। ऊ, बड़ा ऊ। ए हो गया, आई हो गया, तो क्या बचा? ओ, औ, और एक आएगा आपका ऑफिस वाला ओ। ये होते हैं आपके पश्च स्वर। आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ और ऑफिस वाला ओ। उसके बाद जो वर्गीकरण होता है वो होता है मुख द्वार या मुख विवर खुलने के आधार पर। किसके आधार पर होता है? मुख द्वार या मुख विवर खुलने के आधार पर। मुख द्वार या मुख विवर खुलने के आधार पर जो बात होती है वो होते हैं आपके 4 प्रकार के। देखो कौन कौन से 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात आती है आपकी विव्रत की। किसकी बात आती है? विव्रत स्वर। उसके बाद दूसरे नंबर पर बात आती है आपकी विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धविव्रत। तीसरे नंबर पर बात आती है आपकी अर्धसंवृत, अर्धसंवृत। उसके बाद चौथे नंबर पर बात आती है संवृत की। किसकी बात आती है? संवृत की। तो देखो क्या होते हैं ये। डेफिनेशन देखो। विव्रत बोलते हैं हम ओपन को। किसको बोलते हैं? ओपन को। जब हमारे मुख पूर्णतः खुला हुआ होता है। अर्धविव्रत बोलते हैं हम हाफ ओपन को। किसको बोलते हैं? हाफ ओपन। अर्धसंवृत बोलते हैं हम हाफ क्लोज, और संवृत बोलते हैं हम क्लोज। ये होते हैं विव्रत। विव्रत स्वर जिन स्वरों के विव्रत स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख पूर्णतः खुला होता है या फिर पूरा खुला होता है। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है आपका? आ। क्या होता है? आ। विव्रत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उसे क्या कहते हैं? विव्रत स्वर, या फिर विव्रत को बोल सकते हो आप ओपन। उसके बाद यही कंडीशन होती है अर्धविव्रत की, अर्धविव्रत स्वर की। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख आधा खुलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख आधा खुलता है तो वे क्या होते हैं? उनका एग्जाम्पल होता है ए, आई, औ और ऑफिस वाला ओ। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग आधा खुलता है उन्हें क्या कहते हैं? अर्धविव्रत स्वर। उसके बाद बात आती है अर्धसंवृत स्वर। अर्धसंवृत का मतलब होता है हाफ क्लोज। कहने का मतलब इसकी डेफिनेशन होगी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग आधा बंद रहता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। और उसका एग्जाम्पल क्या होता है आपका? ए और ओ।
क्या होता है, ए और ओ। ऐसे होते हैं समृद्ध स्वर। समृद्ध का मतलब होता है क्लोज। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, मतलब लगभग बंद ही रहता है, तो उसका एग्जाम्पल क्या होता है, देखो ए हो गया, आ हो गया, बचा क्या, ई बड़ी ई, और क्या बचा, ऊ बड़ा ऊ। ये हो गए आपके 10 के 10 11 स्वर। तो ये हो गए मुख द्वार या मुख विवर खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। विवृत स्वर आ, अर्धविवृत स्वर ए, आई, औ और ऑफिस वाला ओ, अर्ध समृद्ध स्वर हा क्लोज ए और ओ, समृद्ध स्वर होते हैं ई बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ। ये था आपका मुख द्वार या मुख विवर खुलने के आधार पर। आगे चलते हैं। देखो यहां से क्वेश्चन मोस्टली नहीं बनता, लेकिन जहां से बनेगा मैं आपको बता दूंगा। आगे बात आती है आपकी होठों की स्थिति के आधार पर। होठों की स्थिति के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण होता है दो प्रकार से। कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। एक होता है अव्रतमुखी और एक होता है, दूसरा होता है आपका व्रतमुखी। क्या होता है, व्रतमुखी। तो देखो अव्रतमुखी होता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार गोलाकार नहीं होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार या हमारे होठ गोलाकार नहीं होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में क्या आते हैं आपके, अव्रतमुखी में आता है ए, आ, ई, बड़ी ई, ए, आई। ये जो होते हैं, ये होते हैं हमारे अव्रतमुखी स्वर। कैसे होते हैं, अव्रतमुखी स्वर। होठों की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अव्रतमुखी स्वर ए, आ, ई, बड़ी ई, ए, आई। देखो यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि अव्रतमुखी स्वर कौन से होते हैं और व्रतमुखी स्वर कौन से होते हैं। उसके बाद व्रतमुखी स्वर होते हैं। व्रतमुखी स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होठों की स्थिति गोलाकार होती है या फिर व्रतमुखी होती है, उन्हें क्या कहते हैं, व्रतमुखी स्वर कहते हैं। देखो इसमें कौन कौन से आएंगे, ए आ गया, आ आ गया, बचा क्या, ऊ बड़ा ऊ, ओ, आऊ और क्या बचा, ऑफिस वाला ओ। ये होते हैं आपके व्रतमुखी स्वर। कैसे होते हैं, व्रतमुखी स्वर। होठों की स्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अव्रतमुखी स्वर ए, आ, ई, बड़ी ई, ए, आई। व्रतमुखी होते हैं ऊ बड़ा ऊ, ओ, आऊ और ऑफिस वाला ओ। ये थे आपके होठों की स्थिति के आधार पर। आगे चलते हैं। आगे बात आती है पांचवा टाइप। हवा के नाक व मुंह के निकलने के आधार पर। हवा के नाक व मुंह के निकलने के आधार पर। और ये भी होते हैं आपके दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होते हैं आपके निर्नुनासिक। कौन से होते हैं, निर्नुनासिक। और एक होते हैं आपके अनुनासिक। अब बात आती है निर्नुनासिक की और अनुनासिक की। निर्नुनासिक होता है जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। हवा केवल मुंह से निकलती है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है। कहने का मतलब यह है निर्नुनासिक का संबंध पता कर लिया जाता है और अनुनासिक का संबंध भी पता कर लिया जाता है। तो देखो निर्नुनासिक स्वर जो होते हैं वे होते हैं आपके, इसका एग्जाम्पल में आएगा ए, आ, ई,
उ आदि। यानी कि कहने का मतलब है सभी स्वर। अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो, अनुनासिक स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, नाक से भी निकलती है। इनका जो एग्जाम्पल होगा यही होंगे, लेकिन इन पर क्या लगे होंगे? अर्धचंद्र बिंदु, ए आ ई उ और आदि। ये जो होंगे ये होंगे आपके अनुनासिक स्वर। हवा मुख के साथ साथ कहां से निकलती है? नाक से भी निकलती है। और इसका संबंध पता कर लिया जाता है कि अनुनासिक का संबंध किससे होता है? किससे होता है? हवा मुख के साथ साथ कहां से निकलती है? नाक से भी निकलती है। उसके बाद बात आती है, ये था आपका स्वरों का वर्गीकरण। अब चेक करेंगे हम व्यंजन, स्वरों के साथ साथ व्यंजनों का भी वर्गीकरण। देखो कैसे होता है। अब बात आती है प्राणत्व के आधार पर। किसके आधार पर? या फिर घोषत्व के, प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर होता है दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं अल्प प्राण, एक होते हैं महाप्राण। कौन से होते हैं? एक अल्प प्राण होते हैं, एक आपके महाप्राण होते हैं। तो देखो, ये अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं? महाप्राण का जो कोड होता है वो होता है 24 और अल्प प्राण का जो होता है वो होता है 135। क्या होता है? 135। अब देखो ये क्या होते हैं? तो देखो ये क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन आप लोगों को पता है, के, खे, कचट तप, के, चे, टे, ते, पे। तो देखो क्या है? के, खे, गे, घे, अंग, चे, छे, जे, झे, अइया, टे, ठे, डे, ढे, अणे, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, में। अब देखो इनको कोडबद्ध कर दिया गया है। 1 2 3 4 5 ये कर दिया गया है इनको कोडबद्ध। कहने का मतलब है महाप्राण जो व्यंजन है वो कौन कौन से हैं? दूसरा और आपका चौथा। यानी कि ये पांचों वर्ण और ये वाले पांचों वर्ण कैसे हैं? आपके महाप्राण व्यंजन। प्राण का मतलब होता है वायु। क्या होता है? प्राण का मतलब वायु। अल्प प्राण का मतलब वायु होता है और अल्प प्राण का मतलब होता है वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख से कम वायु निकले। अल्प का मतलब क्या होता है? कम वायु निकले। महाप्राण का वायु मतलब होता है जिन स्वरों का, जिन व्यंजनों का उच्चारण कर, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से अधिक वायु निकले, उसका मतलब होता है महाप्राण। और आपसे ये पता कर लिया जाता है कि ठे व्यंजन, ठे वर्ण कैसा है? अल्प प्राण है, महाप्राण है। तो इसी के आधार पर पता कर लिया जाता है। तो ये याद रखना है कोड। क्या है? अल्प प्राण का 135 है, महाप्राण का 24 है। क्या है? और ऐसे भी याद कर सकते हो आप। 1 2 3 4 5 ऊपर के जो हैं ये कैसे हैं? आपके अल्प प्राण। नीचे के जो हैं ये कैसे हैं? आपके महाप्राण। कैसे हैं? महाप्राण। तो इस तरीके से आपको याद रखने हैं। बात आती है आगे चलकर हमारी किसकी? घोषत्व के आधार पर। किसके आधार पर? घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर होते हैं दो प्रकार के। एक होते हैं सघोष या घोष। उसके बाद बात आती है अघोष की। अब देखो बात, जैसे
सघोष या अघोष। घोषत्व का मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में, जिन स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन होता है उन्हें क्या कहते हैं, सघोष व्यंजन कहते हैं। और सभी स्वर सघोष ध्वनियां होती हैं। सभी स्वर कैसे होते हैं, देखो यहाँ पे नोट पॉइंट करके आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, नोट पॉइंट करके, सभी स्वर सघोष ध्वनियां, सभी स्वर सघोष ध्वनियां होती हैं। कैसी होती हैं, सभी स्वर सघोष ध्वनियां होती हैं। अब बात आती है अल्पप्राण का और महाप्राण के कोड की, सॉरी सघोष की और अघोष के कोड की। अब देखो अघोष का जो कोड होता है वो होता है 12, तो बचा क्या, जब 1 हो गया, 2 हो गया, तो बचा क्या, 3 4 5। क्या बचा, 3 4 5। देखो अघोष वर्ण जो होते हैं कौन से होते हैं, अघोष वर्ण, ये वाले, पहला और दूसरा वर्ण, मतलब पहला और दूसरी लाइन, ये वाले के चे टे ते पे कैसे हैं, अघोष। के खे छे ठे थे फे कैसे हैं आपके अघोष वर्ण। और ये वाले शेष 15 वर्ण, टोटल के टोटल तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, कौन सा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ये वाले 15 के 15 वर्ण कैसे होते हैं आपके, सघोष या फिर अघोष। ऑप्शन में देखो सघोष मिल सकता है या फिर घोष मिल सकता है, तो घबराना नहीं है, सघोष मिले तो भी 3 4 5 है और घोष मिले तो भी 3 4 5 है। अब आपको ये वर्ण याद रखने हैं, इनको कैसे, मैं तक के व्यंजन को क्या कहलाते हैं आपके, स्पर्श व्यंजन। क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। चलो देखो आगे चलते हैं। ये था आपका स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के साथ साथ कुछ व्यंजन भी हुए, अल्पप्राण हुए, महाप्राण हुए। देखो यहां से अल्पप्राण और महाप्राण से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद बात आती है आपकी अंतस्थ व्यंजन। मैं आपको बता चुका हूं अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, ये रे ले में, उसमें व्यंजन होते हैं से है। संयुक्त व्यंजन होते हैं क्षेत्रज्ञ श्रेय। और उसके बाद बात आती है आपकी, आगे चलो, आगे बात आती है अर्धस्वर। अर्धस्वर में बता चुका हूं आपको, अर्धस्वर कौन से होते हैं, ये और बे। कौन से होते हैं, ये बे। उसके बाद बात आती है, क्वेश्चन बनता है लुंठित व्यंजन। देखो लुंठित व्यंजन कौन से होते हैं, लुंठित व्यंजन जिनके उच्चारण में जीव तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे, तालु से लुढ़क कर मूर्धा को स्पर्श करे। उसके बाद इसका जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है आपका, रे। क्या होता है, रे। और इसी रे को बोला जाता है आपका प्रकंपित व्यंजन। क्या बोला जाता है, प्रकंपित व्यंजन। या फिर उसके बाद एक रे क्या होता है, प्रकंपित व्यंजन या फिर लुंठित व्यंजन। उसके बाद बात आती है आपकी पार्श्विक व्यंजन। किसकी बात आती है, पार्श्विक व्यंजन की। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन होता है जिन स्वरों के उच्चारण में हवा जीभ के बगल से निकले, मतलब गाल और जीभ के छूती हुई निकले, जीभ के बगल से हवा निकले, तो उसका जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है आपका, ले। देखो आपसे डेफिनेशन कभी नहीं पता करा जाता, लेकिन मैं बता रहा हूं फिर भी। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा जीभ के बगल से निकलती है उनको क्या कहते हैं हम, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्व का मतलब ही होता है आपका साइड। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा जीभ के बगल से निकलती है वह क्या कहलाता है, पार्श्विक व्यंजन। और पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है आपका, ले। उसके बाद एक पता करा जाता है आपसे काकल्य व्यंजन। काकल्य व्यंजन, देखो काकल्य व्यंजन क्या होता है, काकल्य व्यंजन। काकल्य जो व्यंजन होता है वह होता है आपका है। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है इसलिए होता है काकल्य व्यंजन क्योंकि इसका जो उच्चारण होता है वो कहां से होता है, कंठ से होता है। कंठ होता है हमारा गला।
तो जिस स्वर का उच्चारण, जिस व्यंजन का उच्चारण हमारे कंठ से होता है उसको कहते हैं हम काकलीय व्यंजन। मोस्टली है होता है, क्या होता है। उसके बाद बात आती है आपकी स्वरों का या व्यंजनों का उच्चारण स्थान की। किसकी बात आती है? व्यंजनों के उच्चारण स्थान की। देखो हम बात करते हैं आगे चलकर। कुछ व्यंजन हैं जिनका उच्चारण स्थान मोस्टली पता करा जाता है। देखो कौन से हैं, हमें लिखना है के, खे, गे, घे, अंग, कचट, तप। तो चे, छे, जे, झे, अइया, टे, ठे, डे, ढे, अणे, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, में। ये होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। अब मैंने आपको इनका उच्चारण स्थान लिखाया था। इसका होता है क वर्ग का होता है कंठ, च वर्ग का होता है तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठ। ये ऐसे ही हमारे उच्चारण स्थान होते हैं। देखो कंठ से होता है क का, खे का, गे का, घे का, अंग का। और किसका होता है? ए का होता है, आ का होता है का होता है, और किसका होता है? विसर्ग का, एह का। किसका होता है? के, खे, गे, घे, अंगा, ए, आ, है और अंग का। किसका होता है? ए, आ, है और अंग का। उसके बाद तालु से किसका उच्चारण स्थान होता है? तो तालु से होता है ये का होता है, से का होता है, ई का होता है और आपका बड़ी ई का होता है। तो तालव्य से किसका उच्चारण स्थान होता है? चे, छे, जे, झे, अइया, ये, से, ई और बड़ी ई का। उसके बाद मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? एक होता है ढे, एक होता है अणे, एक होता है रिरी और एक होता है से। इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो किससे होता है? मूर्धा से। टे, ठे, डे, ढे, अणे, डे, डे, रिरी और से का। इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो कहां से होता है? मूर्धा से। उसके बाद दंत से। दंत से जो उच्चारण स्थान होता है ते, थे, दे, धे, ने। तो इसमें बना लो आप एक शब्द बना लो, रे, से, ले, रसल। आप बोल सकते हो दंत से जो उच्चारण स्थान होता है वो किसका होता है? ते का, थे का, दे का, धे का, ने का, रे का, से का और ले का। ये उच्चारण स्थान होते हैं आपके दंत से। उसके बाद बात आती है आपकी ओष्ठ की। ओष्ठ से होता है पे का होता है, फे का होता है, बे का होता है, भे का होता है, मे का होता है और एक आपका ऊ होता है और एक आपका बड़ा ऊ होता है। ये थे आपके उच्चारण स्थान। उसके बाद कुछ उच्चारण स्थान दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, दो स्थानों से मिलकर बनते हैं। देखो वे कौन से होते हैं, तो इनको याद रखना है, पता कर लिया जाता है यह का उच्चारण स्थान कहां से होता है। तो यह का उच्चारण स्थान कहां से होता है? तालु से। रिरी का नहीं पता करा जाता लगभग। से का पता कर लिया जाता है, से का स्थान उच्चारण स्थान कहां है? तो कहां है? दंत से। उसके बाद देखो दंत क्वेश्चन कैसे बनता है और क्वेश्चन बनता है आपका दो उच्चारण स्थान से क्वेश्चन बनता है। जैसे कि दंत प्लस ओष्ठ, दंत ओष्ठ, तो बराबर क्या बनेगा आपका? दंत ओष्ठ। क्या बनेगा? दंत ओष्ठ। और दंतोष्ठ व्यंजन कौन सा होता है आपका? एक होता है बे और एक होता है ये नुक्ता वाला फे। कौन सा होता है? नुक्ता वाला फे। एक होता है दंतोष्ठ व्यंजन, दंत प्लस ओष्ठ से जिनका उच्चारण होता है उनको बोलते हैं दंतोष्ठ व्यंजन, बे और फे वाले। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद बात आती है आपकी कंठ प्लस ओष्ठ, तो क्या हो जाएगा? ये आपका कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। और कंठोष्ठ व्यंजन कौन से होते हैं आपके? एक होता है ओ, एक होता है औ और एक होता है आपका ऑफिस वाला ओ। ये होते हैं आपके कंठोष्ठ व्यंजन।
उसके बाद एक और आता है कंठ प्लस तालु, तो बराबर क्या बनेगा, कंठ तालु। क्या बनेगा, कंठ तालु। और ये जो होते हैं ये होते हैं आपके ए आई। काफी बार पता कर लिया जाता है ए और आई का उच्चारण स्थान जो है वो कहां से होता है, तो ए और आई का उच्चारण स्थान होता है कंठ प्लस तालु से। कहां से होता है, कंठ और तालु से। ये थी आपकी वर्णमाला, और मेरे पास थोड़ी सी लिपि है जो आपसे कॉपी बार पेपर में पता कर ली जाती है। तो मैं आपको एक साइड भाषा लिख रहा हूं और एक साइड लिपि लिख रहा हूं, वो देखना। वर्णमाला से यहां से बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। 2 लेक्चर हो गए, एक पहला था, एक कल परसों का था, एक आज का हुआ। दोनों ही देखने हैं आपको, पहला और मोस्ट है, देख लेना। देखो कौन सी होती है, एक तरफ लिखनी है भाषा, एक तरफ लिखनी है लिपि। पहली बात आती है हिंदी। हिंदी में कौन सी लिपि है आपकी, देवनागरी। कौन सी लिपि है, देवनागरी। उसके बाद बात आती है अंग्रेजी की। किसकी बात आती है, अंग्रेजी की। अंग्रेजी में जो लिपि है वो है आपकी रोमन लिपि। कौन सी लिपि है, रोमन लिपि। उसके बाद बात आती है आपकी पंजाबी भाषा की। किसकी बात आती है, पंजाबी भाषा की। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है आपकी, गुरुमुखी। कौन सी है, गुरुमुखी। और इसको वेरी मोस्ट करके डाल लेना, बहुत पता करी जाती है कि गुरुमुखी पंजाबी भाषा में कौन सी लिपि है, तो कौन सी लिपि है, गुरुमुखी। याद रखना, बहुत पता करी जाती है पंजाबी भाषा में कौन सी लिपि है, तो कौन सी है, गुरुमुखी। उसके बाद बात आती है मराठी की, तो मराठी में कौन सी लिपि है आपकी, देवनागरी। कौन सी लिपि है आपकी, देवनागरी। गुजराती, गुजराती भाषा में भी कौन सी लिपि है आपकी, देवनागरी। आपकी संस्कृत, संस्कृत में भी कौन सी लिपि है आपकी, देवनागरी। अगली भाषा आती है आपकी बांग्ला। बांग्ला भाषा, बांग्ला भाषा में जो लिपि है वो है आपकी बंगाली लिपि। ये था आज का पूरा लेक्चर। क्या थी, देखो भाषा, एक तरफ भाषा लिखी हुई है, दूसरी तरफ लिखी हुई है लिपि। हिंदी में कौन सी लिपि है, देवनागरी। अंग्रेजी में रोमन लिपि। पंजाबी में गुरुमुखी। मराठी में देवनागरी। गुजराती में देवनागरी। संस्कृत में देवनागरी। बांग्ला में बंगाली लिपि। उसके बाद एक और पता कर ली जाती है उर्दू में। कौन सी है, उर्दू। उर्दू में कौन सी लिपि है, अरबी और फारसी। अरबी, फारसी। ये थी आपकी लिपि। ये भी पता कर ली जाती है कि उर्दू में कौन सी लिपि है, तो उर्दू में कौन सी लिपि है, अरबी और फारसी। ये थी आज की वीडियो। धन्यवाद।